नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है महाकवि दंडी के व्यक्तित्व पर, उनके सामान्य परिचय पर और उनकी रचनाओं पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट उक्ति है। संस्कृत साहित्य में जहाँ कालिदास अपनी उपमाओं के लिए और भारवी अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध है, वहीं महाकवि दंडी जो है अपने पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और माघे संति त्रयोगुणे, महाकवि माघ में जो है ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो कालिदास है वो अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध है, और भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए, और जो तीनों ही गुण पाए जाते हैं वो है महाकवि माघ। ठीक है, तो महाकवि गद्य जो दंडी है, तो दंडी को क्या बोला जाता है? दंडी को गद्य कवि बोला जाता है। और जो गद्य है वो भी दो प्रकार का गद्य है जो वो दो भागों में बटा हुआ होता है, कथा और आख्यायिका। जैसे कादम्बरी और श्री हर्ष की कादम्बरी और हर्षचरित है। ठीक है, तो कादम्बरी जो है वो कथा है। कैसे? क्योंकि जो कथा होती है वो कवि कल्पित होती है। ठीक है, अपनी कल्पना से ही जो है कवि उसकी रचना करता है, तो उसे कथा बोलते हैं। और जो ऐतिहासिक प्रसिद्ध होती है वो आख्यायिका होती है, और हर्षचरितम जो है वो आख्यायिका है। ठीक है, तो जो है महाकवि दंडी गद्य कवि हैं, इनको गद्य कवि बोला जाता है। ठीक है, तो इनका अब परिचय करते हैं और इनका समय के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के संस्कृत साहित्य के गद्य त्रयी बाणभट्ट, सुबंधु तथा दंडी में महाकवि दंडी का स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गद्य कवि जो ये बाणभट्ट, सुबंधु और दंडी हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको गद्य त्रयी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गद्य कवि थे, और वे न केवल एक उच्च कोटि के गद्यकार थे, अपितु एक उद्भट काव्य शास्त्री एवं लक्षणकार भी थे। दंडी का जीवन वृत्त और व्यक्तित्व परिचय। दंडी का समय सामान्यतः 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 7वीं शताब्दी का यानी कि 650 ईस्वी जो है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो गया, और 750 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य का भी जो है इनका काल माना जाता है। 7वीं और 8वीं शताब्दी का मध्यकालीन का माना जाता है। आश्रय दाता और स्थान। वे दक्षिण भारत के कांचीपुरम तमिलनाडु के पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मा द्वितीय राज सिंह के सभा पंडित थे। ठीक है, इनकी वंश परंपरा क्या थी? तो अवंती सुंदरी कथा की भूमिका के अनुसार दंडी के परपितामह जो है महाकवि भारवी थे। ठीक है, किरातार्जुनीयम के रचयिता है, एकमात्र इनकी रचना किरातार्जुनीयम है। तो ये जो है इनके परपितामह यानी कि इनके परदादा थे, और दंडी के पिता का नाम वीरदत्त था और माता का नाम गौरी था। ये ध्यान रखना है, पिता का नाम वीरदत्त, माता का नाम गौरी। ठीक है, और परदादा जो है इनके भारवी थे, परदादा। बाल्यकाल एवं शिक्षा। शैशवावस्था में इनके माता पिता का देहावसान हो गया था, इनका देहांत हो गया था, और कांची पर शत्रुओं के आक्रमण के कारण जो है इन्हें कुछ समय तक जो है बाहर रहना पड़ा था। और इन्होंने विभिन्न विद्याओं, कलाओं और लोकाचार का वहां पर रहकर गहन व्यवहारिक ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था। आगे है महाकवि दंडी की प्रमुख कृतियां। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। परंपरा के अनुसार दंडी को त्रयो प्रबंधा यानी कि 3 रचनाओं का रचयिता माना जाता है। त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। विद्वानों के मतानुसार ये 3 रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरित। ठीक है, ये जो इनकी 3 रचनाएं हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो जो काव्यादर्श है, काव्यादर्श जो है अलंकार शास्त्र का सुप्रसिद्ध यह है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा जो है यह गद्य काव्य है, कथा साहित्य है। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा जो है
अवंती सुंदरी कथा साहित्य। 10 कुमार चरितम 10 राजकुमारों के अद्भुत चरित्र और साहसिक यात्राओं पर आधारित अमर गद्य काव्य है। 10 कुमार चरितम जो है इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का, उनका जन्म कैसे हुआ और जो है उनके विषय में जो है यहाँ पर बताया गया है। आगे है काव्यादर्श। काव्य शास्त्र का मौलिक ग्रंथ। काव्यादर्श जो है संस्कृत काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, ठीक है। जो काव्यादर्श है ये अलंकार शास्त्र है और एक जो है संस्कृत काव्य शास्त्र का अत्यंत प्रामाणिक, लोकप्रिय और व्यवहारिक लक्षण ग्रंथ है। इसमें काव्य के स्वरूप, भेद, गुण, रीति और अलंकारों का अत्यंत सरल तथा सुबोध भाषा में विवेचन किया गया है। काव्यादर्श का परिच्छेद विभाजन। ये काव्यादर्श को कितने भागों में बांटा गया है? तो काव्यादर्श को जो है 3 परिच्छेदों या 3 अध्यायों में बांटा गया है और इसमें 660 जो है श्लोक हैं। कितने हैं? 660 श्लोक है इसमें। तो इसको 3 परिच्छेदों में या 3 अध्यायों में बांटा गया है। काव्य का जो प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, शास्त्र ज्ञान, काव्य के भेद, ठीक है। काव्य हेतु में क्या आ जाएंगे? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। काव्य के भेद गद्य, पद्य और मिश्र, ठीक है। काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं? गद्य, पद्य और मिश्र काव्य। और वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के 10 गुणों का तुलनात्मक विवेचन, ये जो है प्रथम परिच्छेद में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम परिच्छेद में क्या क्या वर्णन किया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आगे है द्वितीय परिच्छेद। अर्थालंकारों का विस्तृत निरूपण किया गया है। दंडी में 35 अर्थालंकारों का वर्णन यहाँ पर किया है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति का साधारण सरस वर्णन यहाँ पर किया गया है द्वितीय परिच्छेद में। तृतीय परिच्छेद में तो अर्थालंकारों का तो द्वितीय परिच्छेद में आ गया और शब्दालंकार जो है वो तृतीय परिच्छेद में आ गए, ठीक है। दुष्कर काव्य और काव्य दोष, ठीक है, ये आ गए तृतीय परिच्छेद में। आगे है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा दंडी द्वारा विरचित एक बृहद गद्य काव्य है। यह ग्रंथ दीर्घ काल तक अप्राप्य रहा, किंतु 20वीं शताब्दी के मध्य में इसकी खंडित पांडुलिपि प्राप्त हुई। कथा की पृष्ठभूमि, इसमें मगध राज राजहंस, उनकी महिषी वसुमती और उनके पुत्र राजवाहन और मालव राजकुमारी अवंती सुंदरी के प्रेम और विवाह की कथा वर्णित है, ठीक है। तो राजहंस जो है राजवाहन के पिता थे और इनकी माता वसुमती थी, ठीक है। राजवाहन जो है इनकी पत्नी अवंती सुंदरी थी। अवंती सुंदरी के साथ जो है राजवाहन का विवाह हुआ था और राजहंस का वसुमती के साथ, ठीक है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक महत्व। इस ग्रंथ के प्रारंभिक भाग से महाकवि दंडी के व्यक्तित्व, जीवन, उनके पूर्वजों तथा जैसे भारवी आदि और तत्कालीन कांचीपुरम के पल्लव राजवंश के विषय में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। 10 कुमार चरितम से संबंध। अनेक विद्वानों का मानना है कि 10 कुमार चरितम वस्तुतः अवंती सुंदरी कथा का ही एक संक्षिप्त या परिवर्तित रूप है। आगे है 10 कुमार चरितम का विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की सर्वाधिक लोकप्रिय और कालजयी रचना है। यह 10 राजकुमारों की रोमांचक, अद्भुत, ऐतिहासिक तथा नीति कौशल से परिपूर्ण कथाओं का विशाल संग्रह है। रचना विधान और 3 भाग। संरचना, ठीक है। 10 कुमार चरितम की संरचना जो है 3 स्पष्ट भागों में देखने को मिलती है। पूर्व पीठिका होती है, ठीक है, मूल भाग होता है और उत्तर पीठिका होती है। तो जो पूर्व पीठिका है, पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं या फिर अध्याय भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। ये क्योंकि उच्छ्वासों में तो 5 उच्छ्वास हैं इसमें और यह मूल कथा की पीठिका यानी कि इसकी भूमिका का निर्माण करती है, ठीक है। पूर्व पीठिका जो है मूल पीठिका की भूमिका का निर्माण करती है। फिर है मूल कथा 10 कुमार चरितम मुख्य भाग, ठीक है। 10 कुमार चरितम का मुख्य भाग जो है वो मूल कथा में है और इसमें 8 उच्छ्वास हैं। यह दंडी की वास्तविक और मूल रचना मानी जाती है। उत्तर रामचरितम, यह ग्रंथ की समाप्ति के बाद विचारकों जैसे पद्मनाभ या चक्रपाणी द्वारा जोड़ा गया पूरक भाग है। जो 10 कुमार चरितम है वो ही जो है दंडी के द्वारा रचित मानी जाती है और जो उत्तर पीठिका है वो पद्मनाभ, चक्रपाणी आदि के द्वारा
जो है उनके द्वारा जोड़ा गया भाग माना जाता है। आगे पूर्व पीठिका उच्छ्वासवाद विवरण, ठीक है। पूर्व पीठिका में जो है 5 उच्छ्वास हैं, इनका देख लेते हैं क्या क्या है इनमें, इनकी विषय वस्तु क्या क्या दी गई है। तो प्रथम उच्छ्वास जो है पीठिका प्रथम उच्छ्वास या पूर्व पीठिका जन्म वृतांत। तो मगध देश के राजा राजहंस तथा मालव राज मानसार के बीच भीषण युद्ध होता है और युद्ध में पराजित होकर राजहंस जो है इस युद्ध में पराजित हो जाता है और रानी वसुमती के साथ विंध्य के वनों में शरण लेता है और रानी वसुमती जो है राजकुमार राजवाहन को जन्म देती है, ठीक है। तो रानी वसुमती के तो राजवाहन होता है और जो उनके अन्य मंत्री होते थे उनको भी जो है उनके द्वारा भी 9 पुत्रों का जन्म होता है जो उनके अन्य मंत्री थे, ठीक है। 7 मंत्रियों और 2 जो है मिथिला नरेश के होते हैं प्रहार वर्मा के पुत्र, ठीक है। मिथिला नरेश प्रहार वर्मा के पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार से 9 तो जो है मंत्रियों के होते हैं और एक राजवाहन होता है राजहंस का पुत्र। तो इस प्रकार से जो है 10 राजकुमारों के जन्म का वर्णन इसमें दिया गया है प्रथम उच्छ्वास में। द्वितीय उच्छ्वास में क्या होता है, 10 राजकुमारों का सम्मिलन और शिक्षा। तो विंध्याटवी में राजा राजहंस को उनके मंत्रियों और अमात्यों के 9 अन्य पुत्र प्राप्त होते हैं और इस प्रकार कुल 10 राजकुमार एकत्र होते हैं और वो 10 राजकुमारों के नाम जो है वो राजवाहन, सोमदत्त, पुष्प उद्भव, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, परमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत, ठीक है। तो सभी 10 राजकुमार जो है समस्त विद्याओं, शस्त्र शास्त्रों और कलाओं में पारंगत होते हैं और दिग्विजय यात्रा पर निकलते हैं। आगे है तृतीय उच्छ्वास। तृतीय उच्छ्वास मातंग की सहायता एवं राजवाहन का ओझल होना। तो यात्रा के दौरान राजवाहन इसमें जो है सोमदत्त का चारित्रिक वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि तृतीय उच्छ्वास में जो है सोमदत्त का वर्णन है, ठीक है। तृतीय उच्छ्वास में सोमदत्त का वर्णन है और यात्रा के दौरान राजवाहन की भेंट मातंग नामक एक ब्राह्मण से होती है। मातंग की सहायता करने के लिए राजवाहन उसके साथ पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और मातंग को सफलता मिलती है, किंतु राजवाहन पाताल से बाहर आकर अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। चतुर्थ उच्छ्वास जो है इसमें राजकुमारों का पृथक्करण और खोज है और इसे जो है पुष्प उद्भव का चारित्रिक वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। चतुर्थ उच्छ्वास में जो है पुष्प उद्भव का चारित्रिक वर्णन मिलता है। तो राजवाहन को न पाकर शेष 9 राजकुमार जो अत्यंत दुखी होते हैं और अपने प्रिय नेता राजवाहन की खोज में 10 दिशाओं में निकल पड़ते हैं। आगे पंचम उच्छ्वास में क्या दिया है, इसमें है पाताल लोक से लौटने के बाद राजवाहन उज्जैनी पहुंचते हैं और वहां से मालवराज मानसार की परम सुंदरी पुत्री अवंती सुंदरी को देखते ही मोहित हो जाते हैं और दोनों में अनुराग उत्पन्न होता है और सिद्ध तंत्रिका की सहायता से जो उनके गुप्त विवाह संपन्न होता है। और इस पंचम उच्छ्वास में क्या है, इसमें अवंती सुंदरी प्रेण्य का वर्णन है, ठीक है। अवंती सुंदरी प्रेण्य, अवंती सुंदरी प्रेण्य, ठीक है। तो तृतीय उच्छ्वास प्रथम उच्छ्वास में तो जो है 10 राजकुमारों के जन्म का वर्णन है, द्वितीय उच्छ्वास में जो है उनकी दिग्विजय यात्रा का वर्णन है और तृतीय उच्छ्वास में सोमदत्त का चारित्रिक वर्णन है और चतुर्थ में पुष्पोद्भव का चारित्रिक वर्णन है और जो 5वां उच्छ्वास है उसमें राजवाहन का चारित्रिक वर्णन है और जो है अवंती सुंदरी से उनके विवाह हो जाने का वर्णन है इसमें पंचम उच्छ्वास में, ठीक है। फिर आगे है मूल कथा। मूल कथा में जो है 8 उच्छ्वासों में विभक्त मूल कथा और इसे 10 कुमार चरितम
नाम दिया गया है, ठीक है। मूल कथा जो है 10 कुमार चरितम है, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। तो मूल 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं और इसमें 8 विभिन्न राजकुमारों के अद्भुत कारनामों, यात्राओं और विजय का वर्णन है। क्योंकि सोमदत्त और पुष्पोद्भव का इनका जो है पूरा वर्णन जो है तृतीय और चतुर्थ उच्छ्वास में इनकी पूर्व पीठिका में दे दिया गया है। तो राजवाहन का भी जो विवाह तक का वर्णन है, बाकी जो उनके अन्य वर्णन है वो मूल कथा में 10 कुमार चरित्र में दिया गया है और इनके से जो अन्य 7 मंत्रियों के राजकुमार जो बच जाते हैं, 7 राजकुमार मंत्रियों के पुत्र, उनका वर्णन दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये 8 राजकुमार बचते हैं, तो इनका वर्णन जो है 10 कुमार चरित्र में दिया गया है। प्रथम उच्छ्वास में राजवाहन चरितम, तो राजवाहन के चरित्र का वर्णन है। राजवाहन और अवंती सुंदरी के गुप्त विवाह का भेद खुल जाने पर मानसार का पुत्र चंड वर्मा राजवाहन को बंदी बनाकर लोहे के पिंजरे में डाल देता है और चंड वर्मा पर शत्रु के आक्रमण के कारण राजवाहन मुक्त हो जाता है और अपने सभी बिछड़े मित्रों से जो है उनकी प्रतीक्षा राजवाहन करता है। इसमें ये वर्णन किया गया है। आगे है द्वितीय उच्छ्वास में क्या होता है, तो द्वितीय उच्छ्वास इसमें जो है अपहार वर्मा का चरित्र वर्णन है। यह उच्छ्वास अत्यंत रोचक और यथार्थवादी है। अपहार वर्मा चंपा नगरी पहुंचता है और चोरों का अधिपति चोरीय कला विशेषज्ञ जो होता है वह बनकर चोरों का अधिपति बनकर गणिका कामांजलि के छल का पर्दाफाश करता है। अर्थपाल के मंत्री कामपाल का उद्धार करता है और राजकुमारी अंबिका को प्राप्त कर राजा बनता है। ठीक है। तृतीय उच्छ्वास में जो है उपहार वर्मा चरितम, उपहार वर्मा के चरित्र का वर्णन तृतीय उच्छ्वास में है। उपहार वर्मा विदेह मिथिला पहुंचता है और वहां धूर्त और कामुक राजा विकट वर्मा का सूक्ष्म बुद्धि एवं कपट योग से वध करता है तथा राजकुमारी प्रियदर्शिका का पाणी ग्रहण कर राज्य प्राप्त करता है। यानी कि उपहार वर्मा का विवाह किससे होता है, प्रियदर्शिनिका से, प्रियदर्शिनिका से। ठीक है। चतुर्थ उच्छ्वास में जो है अर्थपाल के चरित्र का वर्णन है। अर्थपाल जो है काशी वाराणसी आता है और उसे ज्ञात होता है कि उसके पिता कामपाल को कारागार में बंदी बनाया गया है। अर्थपाल सुरंग खोदकर कारागार में प्रवेश करता है और राजा के दुष्ट शत्रुओं का नाश करता है और पिता को मुक्त कराता है और राजकुमारी मणिकर्णिका से विवाह करता है। ठीक है। तो यहाँ पर किस राजकुमार का किसके साथ विवाह हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है। जैसे उपहार वर्मा का किसके साथ हुआ, प्रियदर्शिनिका के साथ, और अर्थपाल का किसके साथ होता है, मणिकर्णिका के साथ। फिर पंचम उच्छ्वास में जो है प्रमति चरितम, प्रमति का जो है यहाँ पर चरित्र वर्णन किया गया है कि प्रमति जो है श्रावस्ती नगरी पहुंचता है। स्वप्न में राजकुमारी नवमालिका, ठीक है, राजकुमारी नवमालिका को देखकर उसकी खोज में निकलता है और वह वेश बदलकर कन्या का रूप धरकर राजप्रसाद में प्रवेश करता है और बुद्धि कौशल से नवमालिका को प्राप्त करता है। षष्ठ उच्छ्वास में मित्रगुप्त के चरित्र का वर्णन है। मित्रगुप्त दामलिप्त पहुंचता है और कंदुकवती के कंदुक नृत्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। ठीक है। कंदुक क्या होती है, कंदुक गेंद को बोलते हैं। ठीक है। तो गेंद के खेल को देखकर जो मुग्ध हो जाता है और रास्ते में वह एक राक्षस द्वारा पकड़े जाने पर उसके 4 गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देकर जीवन रक्षा करता है और कंदुकवती से विवाह करता है। सातवें उच्छ्वास में क्या दिया है, सातवें उच्छ्वास में निरोष्ठ्य रचना मंत्रगुप्त चरितम, ठीक है, मंत्रगुप्त का चरित्र है। छठे में मित्रगुप्त, सातवें में मंत्रगुप्त। तो यह उच्छ्वास दंडी की अद्भुत भाषाई क्षमता का अनुपम उदाहरण है और मित्रगुप्त राजकुमारी कनक लेखा के प्रेम की कथा सुनाता है और चुंबन के कारण उसके ओष्ठ जो अक्षत हो जाते हैं, इसलिए वह संपूर्ण उच्छ्वास में ओष्ठ्य वर्ण हो। ठीक है। तो में और उ ये ओष्ठ्य वर्ण है, तो इनका जो है एक बार भी प्रयोग नहीं करता है क्योंकि ओष्ठ जो है वो जो है नष्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। आगे है अष्टम उच्छ्वास। अष्टम उच्छ्वास में जो है विश्रुत के चरित्र का वर्णन है। इसमें
विश्रुत विदर्भ देश की कथा सुनाता है। विदर्भ राज के पतन के पश्चात विश्रुत बालक राजकुमार भास्कर वर्मा की रक्षा करता है और विष प्रयोग एवं कूटनीति से शत्रुओं का संहार करता है। ठीक है, और यह उच्छ्वास यहाँ अधूरा समाप्त होता है। 8वां उच्छ्वास जो है अधूरा समाप्त होता है। फिर आगे आती है उत्तर पीठिका। उत्तर पीठिका कथा की पूर्णता। ठीक है, इसमें जो है कथा को संपूर्ण किया जाता है, जो कि 10 कुमार चरित्र में शेष रह गई थी। मूल 10 कुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास अधूरा छूट जाने के बाद साहित्यकारों ने उत्तर पीठिका की रचना की। उत्तर पीठिका में विश्रुत के द्वारा शत्रु चंड वर्मा का पूर्ण विनाश और राजकुमार भास्कर वर्मा का राज्याभिषेक वर्णित है और अंत में सभी राजकुमार उज्जैनी में पुनः पवित्र होते हैं राजवाहन के नेतृत्व में, क्योंकि राजहंस का पुत्र राजवाहन था। ठीक है, और उसके नेतृत्व में सभी राजकुमार जो है, बाकी अन्य जो 9 राजकुमार मंत्री थे, तो वो सभी जो है इकट्ठे होते हैं उज्जैनी में। मगध राजहंस अपने पुत्र को उसके मित्रों की सफलता से प्रसन्न होकर उन्हें अलग अलग राज्यों का सम्राट घोषित करते हैं और कथा सुखांत रूप से समाप्त हो जाती है। महाकवि दंडी की काव्य शैली और दंडी ने पदलालित्य में, तो संस्कृत साहित्य समीक्षा में दंडी के पदलालित्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। उनकी शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पदलालित्य कोमल, मधुर और संगीतात्मक शब्दावली का प्रयोग, शब्दों का चुनाव ऐसा है जो कान को प्रिय लगे और प्रवाहपूर्ण हो, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाणभट्ट के समान दंडी केवल काल्पनिक या दिव्य वातावरण नहीं बनाते, बल्कि तत्कालीन समाज, चौर्यकला, गणिकागृह, धूर्तता, राजनीति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा जन सामान्य के जीवन का सजीव चित्रण करते हैं। हास्य एवं व्यंग्य। 10 कुमार चरितम में हास्य और व्यंग्य का पुट प्रचुर मात्रा में मिलता है। भाषा पर असाधारण अधिकार। मंत्र गुप्त चरितम में बिना होठों को मिलाए संपूर्ण अध्याय की रचना करना उनके अतुलनीय भाषा प्रभुत्व को दर्शाता है। फिर निष्कर्ष में देख लेते हैं। महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य गगन के वे तेजस्वी नक्षत्र हैं जिन्होंने एक और जहाँ काव्यदर्श के माध्यम से साहित्य शास्त्र के नियम निर्धारित किए, वहीं दूसरी ओर 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा के रूप में संस्कृत गद्य को लालित्य, यथार्थवाद और कथा रस से समृद्ध किया और उनका पद लालित्य और कथा कौशल आज भी संस्कृत अनुशीलनकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो जो है यहाँ पर हमारा ये दंडी का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं जो है यहाँ पर संपूर्ण होती हैं। तो आज की क्लास में जो है जो हमने दंडी का सामान्य परिचय किया, उनकी रचनाओं के विषय में जाना। ठीक है, इससे पहले भी जो है हमने कवियों के बारे में जो है और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं आपको। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है अपनी परीक्षाओं में जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।